नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईके स्टडीज़ में। क्लास 11 के एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी हम पढ़ रहे थे, 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। चलिए तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। आपने टर्म सुनी है जुडिशियल एक्टिविज्म या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ये तो टर्म सुनी होंगी। देखिए, दोनों जो टर्म हैं ये अक्सर रिसेंट टाइम में जुडिशरी के द्वारा यूज़ की जा रही हैं और बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों जो चीज़ हैं इन्होंने जुडिशरी की फंक्शनिंग में रेवोल्यूशन ला दी, क्रांति ला दी और इनको ज़्यादा पीपल फ्रेंडली बना दिया। ठीक है। अब जो चीफ इंस्ट्रूमेंट है जिससे जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में फला फूला वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन। क्या है इसका मतलब PIL और SAL का, और कैसे ये इमर्ज हुई, कैसे ये उत्पन्न हुई। देखिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ में कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है केवल जब वो पीड़ित हो। कोई भी पर्सन, ही और शी, कोई भी पर्सन जो है जब वो पीड़ित है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। लेकिन जब उसके राइट वायलेटेड होते हैं, जो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में तो जाता ही जाता है। लेकिन 1979 में कोर्ट ने एक ट्रेंड सेट किया और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब, जब भी हम डिसाइड किया कि भाई जो केस अगर हम सुनेंगे, यदि केस फाइल हुआ है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, लेकिन उनके अलावा भी उनके बिहाफ पे भी लोग जो हैं उनका केस लड़ सकते हैं। ठीक है, उनका केस भी हम सुनेंगे जो पीड़ित व्यक्ति हैं लेकिन उनके बिहाफ पे, उनके जो है बिहाफ पे लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ पाएंगे, आप हमारे बिहाफ पे आप लड़िए। सो एज दिस जो केस इन्वॉल्व हुआ कंसिडरेशन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर ये केस चला और ऐसे केसेस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में जाना गया क्योंकि सब पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस थे। सेम टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी एक केस उठाए राइट्स ऑफ प्रिजनर्स के, जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके केसेस को वो देखने लगा और यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ केस के गेट खुल गए जहाँ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन जुडिशियल इंटरवेंशन की मांग करने लगी कि इस राइट पर ये हमारे राइट वायलेट हो रहे हैं, आपका जुडिशियल इंटरवेंशन चाहिए। और जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बेटरमेंट के लिए उनकी कंडीशन अच्छी हो, चाहे प्रोटेक्शन हो एनवायरनमेंट का, उस पर PIL दाखिल होने लगी। और बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में थे, तो PIL एक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल बन गया जुडिशियल एक्टिविज्म का। सो जुडिशरी विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी जो कि एक इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेडिशनली रिस्पॉन्ड करती है केसेस में जो उसके सामने लाया जाता है, तो बहुत सारे केसेस को वो कंसिडर करती है मेयरली ऑन बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड पोस्टल कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द कोर्ट। सो देयरफॉर जो टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये मोर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन बन गई रोल ऑफ जुडिशरी में। जुडिशरी थी जब उसके पास केस लाया जाता था वो जब भी डिसीजन देती थी, जब भी उस केस की सुनवाई करती थी। लेकिन उनने क्या चालू कर दिया, न्यूज़पेपर के बेसिस पर, पोस्टल कंप्लेंट्स के बेसिस पर उसने केस लेने चालू कर दिए और ये टर्म जो है जुडिशियल एक्टिविज्म मोर पॉपुलर बन गई और जिसमें जुडिशरी का रोल जो है बढ़ गया। कुछ अर्ली PILs की हम बात करेंगे। देखिए, 1979 में न्यूज़पेपर पब्लिश करता है रिपोर्ट अंडर ट्रायल्स की। ठीक है, अंडर ट्रायल की। देयर वर मैनी प्रिजनर इन बिहार हु हैड स्पेंट लॉन्ग ईयर्स इन जेल, कि उनका ट्रायल ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो अंडर ट्रायल में, तो बहुत सारे प्रिजनर्स थे बिहार में जिन्होंने बहुत लंबे साल से वो जेल में थे, longer than what they have spent if they had been punished। यदि उनका पनिशमेंट होता तो उससे भी ज़्यादा, उतनी जेल जो होती उन्हें, उससे भी ज़्यादा जेल को वो काट चुके थे, उनको अरेस्ट किया हुआ था अभी तक। तो रिपोर्ट जब आई और एक एडवोकेट ने एक पेटिशन फाइल की इसी बेसिस पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और ये फेमस हो गया एज वन ऑफ द अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में। और इसका नाम था, दिस वाज नोन एज हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस। बड़ा फेमस केस, हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस, ये केस था और इसको जाना गया कि अर्ली
सबसे जो पीआईएल की शुरुआत देखने को मिली वो यहाँ से देखने को मिली। ठीक है जी। तो वो बिहार में जो लोग जो कैदी थे, वो जिनका ट्रायल भी नहीं हुआ था, वो अंडर ट्रायल थे, तो वो जेल काट रहे थे, लेकिन उनकी अगर पनिशमेंट होती उनके अपराधों के हिसाब से, तो वो जेल का जो टर्म है वो ओवर टर्म हो रहा था। ठीक है। और 1980s में एक प्रिजन इनमेट तिहाड़ जेल का मैनेज टू सेंड ए स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर टू जस्टिस कृष्णा अय्यर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। एक प्रिजन इनमेट था, प्रिजन में कैदी था तिहाड़ जेल का, प्रिजन इनमेट तिहाड़ जेल का, उनने मैनेज किया और एक स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर, एक पेपर तोड़ मरोड़ के उसको जस्टिस कृष्णा अय्यर को सुप्रीम कोर्ट के वहाँ तक पहुँचाने में वो कामयाब हुआ, जिसमें फिजिकल टॉर्चर प्रिजनर्स का बात हो रही थी, जिसमें लिखा हुआ था कि भाई फिजिकल टॉर्चर प्रिजनर्स का, कैदियों का हो रहा है। और द जज गोट इट कन्वर्टेड इनटू पेटिशन, जज ने उसे तुरंत जब पेटिशन में कन्वर्ट कर दिया, और बाद में कोर्ट ने जो प्रैक्टिस है कंसिडरिंग लेटर्स की उसको छोड़ा। दिस केस नोन एज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 केस, और वन ऑफ द पाइनियर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये केस बना। तो ये दो केस थे जो जहाँ से शुरुआत देखने को मिली। सो थ्रू द पीआईएल द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। पीआईएल के जरिए कोर्ट ने राइट्स का, अधिकारों का आइडिया और फैलाया, जैसे क्लीन एयर, शुद्ध हवा, अनपोल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग एटसेट्रा, ये राइट बन गए पूरी सोसाइटी के। और ये फील किया गया कोर्ट के द्वारा कि जो इंडिविजुअल हैं वो सोसाइटी का ही पार्ट है और उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए यदि उनके जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वायलेट होते हैं। सेकेंडली, थ्रू पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द पोस्ट 1980 पीरियड, 1980 के बाद का जो पीरियड था पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म का, तो जुडिशरी जो थी वो रेडीनेस शो कर रही थी कंसिडर करने में राइट ऑफ दो सेक्शन, उन सेक्शंस का जो ईजिली कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, जो लोग ईजिली कोर्ट नहीं जा सकते, उन पे पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशरी कोशिश कर रही थी। और इस पर्पज से जो जुडिशरी थी उसने पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स को अलाउ किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ किया, लॉयर को अलाउ किया कि वो पेटिशंस फाइल करें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बिहाफ पे। ठीक है जी। चलिए, ये नेक्स्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ हैड मैनी फोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल सिस्टम पर, और इसने पूरे जुडिशियल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर दिया बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो ग्रुप को भी ये एक्सेस देने लगे कोर्ट के लिए, ग्रुप को भी कोर्ट का एक्सेस मिलने लगा। और इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की उसको फोर्स करने लगे। साथ ही साथ इट हैज़ ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। इलेक्टोरल सिस्टम, जो चुनाव का सिस्टम है, उसको फ्री और फेयर बनाने के लिए भी काम होने लगा। द कोर्ट आस्क्ड कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट इंडिकेटिंग देयर एसेट। कोर्ट ने कहा कि कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, वो एफिडेविट फाइल करें और उसमें जितने भी आपका असेट है, इनकम है, जो भी प्रॉपर्टी है, इनकम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, उसके साथ आप अटेस्ट कीजिए, एफिडेविट भरिए, और द पीपल कुड गेट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड ऑन एक्यूरेट नॉलेज। उस एक्यूरेट नॉलेज के बेस पर लोग जो है आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। सो देयर इज हाउएवर ए नेगेटिव साइड भी है लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल की। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव साइड ही है, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, लेकिन एक नेगेटिव साइड भी पीआईएल की है, और आइडिया प्रो एक्टिव जुडिशरी का वो भी एक नेगेटिव देखने को मिलता है। फर्स्ट प्लेस पे इट हैज़ ओवरबर्डन द कोर्ट, कोर्ट को ओवरबर्डन कर दिया, इतनी पीआईएल्स आने लगी, बहुत ज़्यादा, कोर्ट ओवरबर्डन हो गया। दूसरा, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन द अदर। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का जब केस आने लगे, जज अपनी अपनी मर्जी से केस लेने लगे पीआईएल के जरिए, सो जो लाइन खिंची हुई थी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक तरफ और जुडिशरी की तरफ एक तरफ, वो थोड़ी थोड़ी ब्लर होने लगी। द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन, कोर्ट जो है क्वेश्चंस रिजोल्व करने में लग गए जो कि एग्जीक्यूटिव को बिलोंग करते, जो काम एग्जीक्यूटिव का था वो जुडिशरी करने लगे। 10 फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर एयर और साउंड पॉल्यूशन को कम करना, इन्वेस्ट करना केसेस ऑफ करप्शन को के, यानी जो भ्रष्टाचार के केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, हवा, साउंड जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको कम करना,
और इलेक्टोरल रिफॉर्म लाना, ये जुडिशरी की ड्यूटी नहीं है। सो ये मैटर्स जो हैं वो हैंडल किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो कि सुपरविजन होगा लेजिस्लेचर का। सो एडमिनिस्ट्रेशन तो करता है, उसके ऊपर लेजिस्लेचर होता है। सो देयरफॉर कुछ पीपल, लोगों ने फील किया कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसने एक बैलेंस, 3 ऑर्गन जो गवर्नमेंट हैं उसमें वेरी डेलिकेट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हर एक गवर्नमेंट पर हर एक ऑर्गन पर गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस है, जो कि पावर और जुरिस्डिक्शन दूसरों का रिस्पेक्ट होता है। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर जुडिशरी का, और आपस में तीनों एक दूसरे का पावर को रिस्पेक्ट करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म में बी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। इस जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी, जो अलग अलग बटे हुए हैं इनका काम करने का तरीका, उसमें थोड़े से कठिनाई देखने को मिली। तो यहाँ पे एक बोला गया है कि यू आर द जज। अ ग्रुप ऑफ सिटीजन फ्रॉम ए सिटी हैव अप्रोच्ड द कोर्ट थ्रू ए PIL आस्किंग फॉर एन ऑर्डर टू द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी टू रिमूव स्लम एंड ब्यूटिफाई द सिटी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू द सिटी। तो एक ग्रुप ऑफ सिटीजन, लोगों का एक समूह आया सिटी से, और उसने एक PIL फाइल करी कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जो सिटी के जो म्युनिसिपल अथॉरिटी हैं उनको जो स्लम है, जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई हैं, उनको हटा देना चाहिए और सिटी को ब्यूटीफाई करना चाहिए, जिससे जो सिटी में है, जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, वो ज़्यादा आए। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। जो रेजिडेंट जो थे स्लम लोकेलिटी के, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कह के कि भाई ये हमारी राइट टू लाइफ को इनक्रोच कर रहे हैं। यानी यदि आप हमारे स्लम और को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिटी को ब्यूटीफाई करने की बात कर रहे हैं, तो आप हमारी राइट टू लाइफ में दखल दे रहे हैं। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो राइट टू लाइफ एक मोरल सेंट्रल है पब्लिक इंटरेस्ट का, देन द राइट टू क्लीन सिटी। तो सबसे पहले तो राइट टू लाइफ ही आएगा ना, उसके बाद राइट टू क्लीन सिटी आएगा। ठीक है, तो ये बोला। तो राइट जजमेंट, इस पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि भाई ऐसा जजमेंट लिखिए आप, कि यदि आप पब्लिक इंटरेस्ट पर लिटिगेशन लेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आती है, तो आप क्या इंटरेस्ट है आपका, पब्लिक इंटरेस्ट क्या मानेंगे आप। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी है। नेक्स्ट है भाई जुडिशरी एंड राइट्स। देखिए, वी हैव ऑलरेडी सीन कि जुडिशरी जो है वो इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी का एक टास्क है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 तरीके से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। सुप्रीम कोर्ट तो उपाय कर सकती है अगर राइट्स का कोई उल्लंघन हुआ है। पहला, वो फंडामेंटल राइट को दोबारा रिस्टोर कर सकती है, रिट को इशू करके। हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्स्योरारी है, जो आर्टिकल 32 में मेंशन है। हाई कोर्ट भी कर सकती है आर्टिकल 226 में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूछा था, उसका आंसर आपको यहाँ मिल गया कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट करता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न्ड लॉ एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशन। आर्टिकल 13 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लॉ को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। सो टुगेदर ये जो दोनों प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इस्टेब्लिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का सिटीजन के एक तरफ, और इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑन द दूसरी तरफ। तो अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट एक तो प्रोटेक्टर है आपके। प्रोटेक्टर किसका? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड दूसरा क्या है? इंटरप्रेटर भी है। इंटरप्रेटर भी है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। दोनों ही ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में भी कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब चीज। तो सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं। सेकेंड ऑफ द 2 ways mentioned above involves judicial review। दूसरा क्या है कि जुडिशियल रिव्यू। और परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर जो सुप्रीम कोर्ट की है वो पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की भी होती है, जो एग्जामिन करते हैं किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, किसी भी कानून की संवैधानिकता, किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी,
यदि कोर्ट एक कंक्लूजन पे आता है कि जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, सच ए लॉ इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएप्लीकेबल, वो लॉ जो है असंवैधानिक कहलाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो टर्म है जुडिशियल रिव्यू वो कहीं भी मेंशन नहीं है, ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू टर्म की बात हो रही है, तो जुडिशियल रिव्यू टर्म वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हाउएवर जो फैक्ट है कि जो इंडिया है उसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी लॉ को अघोषित कर सकता है कि यदि वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, और इम्प्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करे। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या कि किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट या देश के हाई कोर्ट्स उस कानून की संवैधानिकता को एग्जामिन कर सकते हैं। यदि कोर्ट एक कंक्लूजन पे आ जाए कि जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है, उस लॉ को हम असंवैधानिक और इनएप्लीकेबल करार देते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और जुडिशियल रिव्यू कहीं भी मेंशन नहीं है ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर जो फैक्ट है इंडिया के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि फंडामेंटल राइट का यदि वायलेशन होता है तो वो लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। इसके साथ साथ एज वी सी इन द सेक्शन ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ फेडरल रिलेशन टू, जो राज्य के जो रिलेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट फेडरल रिलेशंस में भी क्या कर रहा है, उसको जुरिस्डिक्शन वहां भी मिला है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी यूज कर सकता है रिव्यू पावर इफ अ लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लॉ इनकंसिस्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू भी कर सकता है। सपोज कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और वो कानून कुछ राज्यों के मुताबिक वो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन जो सब्जेक्ट होते हैं वो यूनियन बना सकता है, यूनियन पास करेगा। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के सब्जेक्ट है वो स्टेट लॉ बना सकता है, और कंकरेंट में दोनों ही बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। तो सपोज कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और कुछ राज्यों के अनुसार ये जो लॉ है वो स्टेट लिस्ट से आता है, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो स्टेट ही बना सकता है कानून। सो स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और यदि कोर्ट एग्री कर जाता है उनसे तो वो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट के पास जब स्टेट जाते हैं तो अगर वो पाता है कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता ही देता है। और इस सेंस में जो रिव्यू है पावर है सुप्रीम कोर्ट की, इंक्लूड पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट फंडामेंटल राइट और ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कि ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये जब यूज़ होती है जब फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है, या उस ग्राउंड पे भी वायलेशन होता है जब फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर उसका भी वायलेशन होता है। सो जो रिव्यू पावर है वो एक्सटेंड करती है कहाँ से, टू द लॉज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो। सो द रिव्यू पावर एक्सटेंड्स कहाँ तक फैलती है, लॉज तक फैलती है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी पास हुए हैं। और दूसरा, टुगेदर द रिट पावर्स एंड द रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। जो रिट पावर है, रिव्यू पावर है, कोर्ट को ये बहुत जुडिशरी को जो है बहुत पावरफुल बना देते हैं। और इन पर्टिकुलर जो रिव्यू पावर है उसका मतलब है कि जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, लॉ को पास कर सकती है बाय द लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो लॉज पास हुए लेजिस्लेचर के द्वारा उनको भी इंटरप्रेट कर सकती है, उनकी व्याख्या कर सकती है। और बहुत लोग सोचते हैं कि जो ये फीचर है वो जुडिशरी को पावर देता है प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और जो प्रैक्टिस है एंटरटेन करने की, PIL हैज़ फर्दर एडिड टू द पावर ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ द सिटीजन। तो PIL ने और क्या ऐड कर दिया, तो जुडिशरी को ये भी पावर दे दी कि वो राइट्स जो है सिटीजन्स के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट कहते हैं भाई, डू यू रिमेंबर दैट इन द चैप्टर ऑन द राइट वी मेंशन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये कुछ कह रहे हैं, तो पहले दिस राइट प्रोहिबिट फोर्स लेबर, ये जो राइट है
फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करते हैं, ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश, प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब्स। ये किसकी बात हो रही है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। बट द क्वेश्चन इज हाउ कुड दोज हुज राइट वर वायलेटेड अप्रोच द कोर्ट, जिनके राइट्स वायलेट हुए वो कैसे कोर्ट में अप्रोच करेंगे? तो पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसने इसको पॉसिबल बना दिया कि कोर्ट कंसिडर करें इन वायलेशंस को, और जब कोर्ट कंसिडर करेगा होल सेट ऑफ केसेस को, सो जो ब्लाइंडिंग ऑफ द जेल इनमेट है बाय द पुलिस, इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, स्टे इंक्वायरी, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे केसेस को कंसिडर करेगा। और ये जो ट्रेंड है हैज़ मेड राइट्स रियली मीनिंगफुल फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन। जो पुअर सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म काम करता है, जुडिशियल और राइट्स कैसे लिंक हैं एक दूसरे से। तो आज हमने यही पढ़ा, बाकी हम कल करते हैं, कल मीन्स नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।